हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देख पाते हैं जो कि एक डॉक्टर है। वो अपने एक पेशेंट को ठीक कर कर बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपना मास्क उतारती है तभी उसे वहाँ पर चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो अपने सामने एक बंदे को देख पाती है जो कि हमारी कहानी का मेन लीड है और ये एक प्रिंस है, प्रिंस यिंग। अब सैन तो जैसे प्रिंस को देखती है उसे ऐसा लगता है कि वो एक सपना देख रही है और उसे प्रिंस इतना ज्यादा हैंडसम लगता है कि वो तो उसे ये सोचकर ये सपना है, जल्दी खत्म हो जाएगा, उससे पहले मैं किस कर लूं। और वो उसे किस करने के लिए जाती है तभी प्रिंस उसके चेहरे पर हाथ रख कर उसे दूर कर देता है। प्रिंस तो खड़ा होता है और सैन से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। मैंने तुम्हारे पिता के कारण तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया और तुम लड़कों में इंटरेस्टेड हो, लेकिन मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। प्रिंस तो सैन को एक आखिरी वार्निंग देकर यहाँ से चला जाता है और सैन तो अभी भी मन के अंदर सोच रही थी कि ये सब कुछ इतना रियल कैसे लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, वो सच में पास्ट में आ चुकी है। दरअसल यहाँ पर प्रिंस को और उसके असिस्टेंट को सैन एक लड़का लग रहा था, क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया था ना कि वो एक लड़की है। यहाँ पर तो सैन को भी खुद के ऊपर डाउट होने लग जाता है कहीं वो लड़का तो नहीं बन गई। लेकिन तभी उसके सिर में दर्द होता है और उसे जिस लड़की के शरीर के अंदर वो थी उसकी पास्ट मेमोरीज याद आने लग जाती है और उसे पता चलता है कि जो सैन की फैमिली थी उन्हें किसी ने गलत काम में फंसा दिया था, जिस वजह से उन्हें काल कोठरी के अंदर डाला जाना था। और इसी वजह से सैन के डैड ने सैन को प्रिंस का एक सर्वेंट बनाया था ताकि वो बच सके। सैन जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके डैड के बार बार कहने पर वो प्रिंस के पास आई गई थी। जब वो जा रही थी सैन के ब्रदर ने सैन से कहा था कि तुम अपनी रियल आइडेंटिटी वहाँ पर रिवील नहीं करना। प्रेजेंट में प्रिंस वहाँ से जा ही रहा था तभी उसे तेजी से खांसी आने लग जाती है और उसकी खांसी में थोड़ा सा ब्लड आता है। इस वजह से प्रिंस फटाफट से अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर डॉक्टर जू को बुलाओ। लेकिन सैन भी तो रियल वर्ल्ड के अंदर एक डॉक्टर ही थी, इस वजह से वो खुद ही प्रिंस को चेक करने लग जाती है, उसकी मदद करने लग जाती है। और इतना कम नहीं था, सैन को अभी ये भी पता चलता है कि वो मैजिकल पावर यूज करके उस जगह पर आ सकती है जहाँ पर मेडिसिन है। इस वजह से सैन वहाँ से मेडिसिन लेकर प्रिंस के पास आ जाती है और तभी प्रिंस उसके ऊपर गिर जाता है और प्रिंस तो बिना कुछ सोचे ही सैन को किस करने लगता है। सैन तो फटाफट से कैसे तो प्रिंस यिंग को इंजेक्शन दे देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सैन ने प्रिंस को इंजेक्शन दिया ही था कि तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहने लग जाती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। और वो तो सैन को डांटने भी लग जाती है और प्रिंस के कुछ ज्यादा ही क्लोज जाने लग जाती है, लेकिन प्रिंस उसे दूर करता है, उसे उसके करीब अच्छा नहीं लग रहा था। तभी असिस्टेंट भी डॉक्टर जू को यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन डॉक्टर जू तो कम्प्लीटली शॉक था कि आगे प्रिंस को हुआ है क्या है। वो तो एकदम सही सलामत खड़ा हुआ है क्योंकि सैन ने उसकी मदद जो कर दी थी। इसके साथ ही हम एक सीनियर बंदे को देख पाते हैं जिसे मार्किस कहते हैं, एक सीनियर पोस्ट है। अब ये बंदा भी यहाँ पर बेहोश हो रखा था, सभी काफी ज्यादा परेशान थे। डॉक्टर जू भी आकर उस बंदे को चेक करते हैं, लेकिन डॉक्टर जू यहाँ पर एक लेडी से कहते हैं कि मार्किस की बॉडी के अंदर जहर काफी तेजी से फैल चुका है, अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी सैन मार्किस के हाथ पर एक इंजरी देख पाती है, खुद से कहती है कि मुझे लगता है ये अभी भी बच सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी यहाँ पर एक लड़की थी, वो उसे रोक देती है और कहती है कि तुम एक सर्वेंट हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता होगा, तुम मदद कैसे करोगे। लेकिन प्रिंस को याद आता है कि किस तरीके से सैन ने उसकी भी मदद करी थी, जिसका मतलब यही था कि वो मार्किस की मदद कर सकती थी। यहाँ पर तो डॉक्टर जू भी सैन से कहने लग जाते कि तुम एक यंग लड़की हो और तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता होगा, तुम तो मार्किस को खत्म कर दोगे। लेकिन सैन डॉक्टर जू से कहती है कि अगर मैंने मार्किस को ठीक कर दिया तो आप क्या करोगे। तो डॉक्टर जू कहते हैं कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनने को रेडी हो जाऊंगा। सैन कहती है कि ठीक है, अब ये रूम खाली कर दो और वो सभी को बाहर की तरफ भेज देती है और अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके मार्किस को एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर आ जाती है और उनका अच्छे से ऑपरेशन भी कर देती है, क्योंकि सैन एक काफी अच्छी डॉक्टर है। ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद सैन बाहर की तरफ आती है और सभी को अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो बेहोश भी हो जाती है। लेकिन प्रिंस उसे पकड़ लेता है और साथ ही मन के अंदर कह रहा था कि एक लड़का इतना कमजोर कैसे हो सकता है, इतना पतला कैसे हो सकता है, और ये तो मुझे बिल्कुल एक लड़की की तरह लग रहा है। लेकिन अब प्रिंस को कौन बताए कि वो लड़की ही तो है। अब सैन ने मार्किस को बचाया था, इस वजह से सभी उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और डॉक्टर जू जो उसे काफी ज्यादा कम समझ रहा था वो भी यहाँ पर आकर सैन के साथ काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली बातें करता है और खुद को सैन का स्टूडेंट भी बना लेता है। यहाँ पर सैन का काम हर किसी को पसंद आया था, लेकिन वो लड़की जो कि सैन को पसंद ही नहीं करती थी
वो तो अब भी उसकी तरफ काफी ज्यादा बेकार तरीके से देखे जा रही थी। सभी के जाने के बाद प्रिंस भी सैन से काफी अच्छे से बात करता है और उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। इसके साथ ही जब रात को सैन अकेली नहा रही थी तभी उस रूम के अंदर अचानक से प्रिंस आ जाता है। तो सैन कहने लग जाती है कि क्या तुम गेट को बचाकर अंदर की तरफ नहीं आ सकते। प्रिंस कहता है कि मुझे लड़कों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या, हम सब लड़के ही तो है, यहाँ तो वैसे भी सब आते जाते रहते हैं, तुम आराम से नहा लो, यहाँ पर कोई भी लड़की आने वाली नहीं है। लेकिन प्रिंस को कौन बताए, वो खुद लड़की के सामने खड़ा था। इसके साथ ही हम मार्किस की बेटी को देख पाते हैं जिसकी मोम उससे कह रही थी कि तुम्हारे डैड ने पहले से ही तुमसे कहा था कि तुम्हारी शादी प्रिंस के साथ होगी, जिसके लिए तुम्हें रेडी होना चाहिए। लेकिन मियाओ कहती है कि मैं तो प्रिंस को अपना ब्रदर मानती हूँ, तो उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने जैसा तुमसे कहा तुम्हें वैसे ही करना है। जिसके साथ ही हम मियाओ को देख पाते हैं जो कि सैन के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हुई थी। वहीं दूर हम भी लड़की को देख पाते हैं जो कि सैन को पसंद नहीं करती, लेकिन इस वक्त वो मियाओ और सैन के पास आकर काफी ज्यादा प्यार से पेश आ रही थी। और वहीं डॉक्टर जू प्रिंस को बता रहे थे कि उसके बॉडी के अंदर जो पॉइजन था वो अब कम हो रहा है, यानी कि वो ठीक हो रहा है। अब हम इवी लड़की और मियाओ और सैन को एक साथ एक पानी से भरी जगह पर आया हुआ देखते हैं। हम इवी लड़की को देख पाते हैं जो कि मियाओ और सैन को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से दोनों बुड़क कर पानी में गिर जाती है। दरअसल उसे तो ये लग रहा था कि सैन एक लड़का है और वो जो मियाओ थी उसकी शादी प्रिंस के साथ होना नहीं देना चाहती थी। इस वजह से इन दोनों के रिलेशन की खबरें पूरे राज्य के अंदर फैलाना चाहती थी। लेकिन कैसे तो सैन मियाओ की मदद करती है और वहाँ से भाग जाती है। पानी से निकलने पर इवी लड़की तो मियाओ की मॉम से कहने लग जाती कि मैंने अभी अभी मियाओ को एक लड़के के साथ देखा यहाँ पर। तभी यहाँ पर एक लड़की कहती कि अभी मियाओ की एंगेजमेंट प्रिंस के साथ होने वाली है ना। लेकिन वो इवी लड़की प्रिंस का हाथ पकड़ के कहने लग जाती है कि प्रिंस ऐसे ही किसी भी लड़की से एंगेजमेंट नहीं कर सकते, है ना प्रिंस। लेकिन प्रिंस को उस इवी लड़की के इंटेंशन साफ साफ समझ आ रहे थे, इस वजह से वो उसे दूर कर देता है और खुद चलकर थोड़ी सी दूरी पर आता है जहाँ पर सैन छुपी हुई थी। तो प्रिंस उसके करीब आकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जब सैन उसकी तरफ मुड़ती है तो प्रिंस तो सैन को देखता रह जाता है। वो भीगी हुई थी और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और क्यूट भी लग रही थी। लेकिन सैन यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन प्रिंस उसका हाथ पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है, दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। लेकिन इस दौरान प्रिंस ने सैन की चेस्ट पर देखा कि उसकी चेस्ट इतनी ज्यादा फूली हुई कैसे है, जबकि वो तो इतना पतला है। इतनी मोटी चेस्ट तो मेरी भी नहीं है। लेकिन सैन तो वहाँ से फटाफट से भाग जाती है। अब नेक्स्ट डे जब सैन एक जगह पर बैठी हुई थी तभी ईवी लड़की उसके पास आती है और उससे कहने लग जाती कि तुम मार्किस की बेटी के पास किस तरीके से आ सकते हो, तुम यहाँ पर सिर्फ एक सर्वेंट हो, इस वजह से सर्वेंट की तरह रहो। लेकिन सैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ से एक चाकू उठाती है और अपने साथ लेकर आती है और उस ईवी लड़की को काफी ज्यादा डरा देती है, जिससे ईवी लड़की तो नीचे बुड़क जाती है। अब यहाँ तभी प्रिंस भी आ जाता है और साथ ही मियाओ की मॉम भी आ जाती है जो कि सैन से पूछते कि आखिर वो क्या कर रही है। तो सैन तो कहने लग जाती है कि यहाँ पर आकर किंगलिन मुझसे कह रही है कि मैं मियाओ के साथ थी, उनका कहना है कि मैंने कुछ गलत करा है, अगर ऐसा है तो मैं खुद को खत्म कर लेती हूँ। अब यहाँ पर सैन की बातें सुनकर मियाओ की मॉम को प्रिंस को पता चल जाता है कि किंगलिन यानी कि वो इविल लड़की सैन के पीछे पड़ी है, जबकि सैन ने कुछ भी नहीं करा। अब इविल लड़की जो सैन को काफी ज्यादा बेवकूफ समझ रही थी तो कहने लग जाती कि मैंने सैन से ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अभी सैन कौन सा रुकने वाली थी, वो तो सीधा सीधा उसके सामने कह देती कि तुमने तो हम दोनों को पीछे से धक्का दिया था, क्या तुम भूल गए। यहाँ पर किंगलिन यानी कि वो इविल लड़की झूठ बोलती उससे पहले मियाओ भी आ जाती है और मियाओ यहाँ पर आकर साफ साफ अपनी मॉम से कह देती कि मॉम सैन बिल्कुल सही कह रही है, इस किंगलिन ने हमें पानी के अंदर धक्का दिया था। अब मियाओ की मॉम तो तुरंत ही किंगलिन के अंदर 20 थप्पड़े पड़वा देती है। इसके साथ ही जब प्रिंस और सैन अपनी एक गाड़ी से अंदर बैठकर कहीं जा रहे थे तो प्रिंस लगातार सैन को देखे जा रहा था, जबकि सैन मन के अंदर कह रही थी कि मैं तो यहाँ पर आराम से बैठी हुई, ये मुझे क्यों देखे जा रहा है। तभी वो तो अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख लेती है। तो प्रिंस कहता है कि मुझे लड़कों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से तुम्हें ये करने की भी जरूरत नहीं है। प्रिंस यहाँ पर सैन को बताता है कि नेक्स्ट मंथ उसकी फैमिली की सुनवाई होने वाली है मैजेस्टी के सामने, और अगर उनको बेकसूर साबित करने के लिए प्रूफ्स मिल गए तो उसकी फैमिली काल कोठरी से बाहर आ जाएगी। अब इसीलिए प्रिंस सैन को उसकी फैमिली से मिलाने के लिए काल कोठरी के अंदर भी लेकर आता है, जहाँ पर सैन अपनी फैमिली से पूछती है कि आखिर उनकी फैमिली के ऊपर ये सब एलिगेशंस किसने लगाए, कौन उनकी फैमिली को इस तरीके से बर्बाद करना चाहता है। तो सैन के डैड कहते हैं कि जरूर किंग की वाइफ ही ये सब चाहती है क्योंकि वो एक बुरी इंसान है। अब बाहर आने पर प्रिंस
सैन से कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को बचा सकता हूँ, लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि हमें एक किंग की वाइफ को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ये सुनकर ही सैन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर प्रिंस को गले लगा लेती है। लेकिन प्रिंस का असिस्टेंट कम्प्लीटली शॉक था और प्रिंस भी हैरान था। दोनों ही सोच में पड़ गए थे कि ये इस तरीके से गले कैसे लगा रहा है, क्योंकि उनके लिए तो वो एक लड़का था ना। सैन के यहाँ से जाते के साथ ही प्रिंस का असिस्टेंट उससे कहता है कि आप क्वीन मदर के खिलाफ जाकर हुआनमू फैमिली की मदद क्यों करना चाहते हो। तो प्रिंस अपने असिस्टेंट को बताता है कि जब वो छोटा था वो एक दिन काफी ज्यादा बीमार था, तभी हुआनमू फैमिली से एक लड़की उसकी मदद करने के लिए आई थी। इस वजह से मैं अब हुआनमू फैमिली की मदद करना चाहता हूँ, यानी कि सैन की फैमिली की मदद। लेकिन जब असिस्टेंट यहाँ से जाने लगता है तो वो अपने मन के अंदर ही कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रिंस को लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। रात को जब सैन अपने लिए खाना लेकर जा रही थी तो उसे प्रिंस की याद आती है और वो सोचती है कहीं वो भूखा मर ना जाए, इस वजह से मुझे उसके लिए खाना लेकर चले जाना चाहिए। इसलिए वो प्रिंस के पास आ जाते खाना लेकर। लेकिन प्रिंस तो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ बात मुझसे कहनी है तो साफ साफ कह दो, मुझे इस तरीके से अच्छा अच्छा खाना खिलाने की जरूरत नहीं है और लालच देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सैन प्रिंस से कहती है कि प्रिंस तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, मुझे लगा तुम भूखे होगे इस वजह से मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गया, और वैसे भी मैं तुम्हारी केयर करने के लिए तो यहाँ पर हूँ ना। अब प्रिंस खाना उठाता है और सीधा सीधा खाने लग जाता है। वो तो सैन को पूछता भी नहीं है। इस वजह से सैन वापस जाते हुए मन के अंदर कहती है कि कितना बेकार प्रिंस है ये, इसने तो मेरे हिस्से का खाना भी ले लिया। अब सैन जा रही थी तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन वो प्रिंस के कपड़े पकड़कर अपनी तरफ खींचती है जिससे उसके एक साइड के कपड़े नीचे हो जाते हैं। तो प्रिंस उससे कहता है कि तुम्हें कपड़े उतारने का कुछ ज्यादा शौक नहीं है, और तभी असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों को इस तरीके से देख लेता है। वो तो पहले ही दोनों के ऊपर शक कर रहा था। दरअसल असिस्टेंट यहाँ पर आकर प्रिंस को बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है। तो प्रिंस तो सीधा सैन से कहता है कि क्या तुम मेरी मॉम की हेल्प कर सकती हो। तो सैन कहती है कि ठीक है मैं करता हूँ। फिर वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके कुछ मेडिकल का सामान लेकर आ जाती है और फिर उसके बाद वो प्रिंस की मॉम की हेल्प करती है, उनका इलाज करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम किंग को देख पाते हैं जो कि कुछ लोगों को महल के अंदर बुलाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सैन को भी वहाँ पर बुलाया था, जो कि सभी के सामने सैन से कहते हैं कि मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी हेल्प करने के बदले मैं तुम्हें काफी सारा गोल्ड देना चाहता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम एक और इविल लड़की को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर खड़ी तो थी, जो कि चाहती नहीं थी कि किंग ठीक रहे। इस वजह से उसे सैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने किंग की मदद जो करी थी। दरअसल ये वही क्वीन थी जिससे प्रिंस को बदला लेना था और सैन की फैमिली को बचाना था, क्योंकि ये क्वीन यहाँ के मैजेस्टी को खत्म करने के बाद इस राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। यहाँ पर क्वीन को पता चल चुका था कि प्रिंस सैन की फैमिली को कालकोठरी से बाहर निकालना चाहता है। इस वजह से वो तो सीधा मैजेस्टी से कहने लग जाती है, यानी कि किंग से कहने लग जाती है कि ये दोनों मिलकर कुछ मुजरिमों को कालकोठरी से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन प्रिंस यहाँ पर कहता है कि मेरे पास पूरे सबूत है कि सैन की फैमिली ने कोई भी गलत काम नहीं करा, लेकिन हमें वो इंसान भी नहीं मिला जिसने उस रात वो गलत काम करा था, यानी कि किसी को खत्म करा था। दरअसल इस राज्य में एक और प्रिंस था जिसे खत्म कर दिया गया था और उसी के एलिगेशंस सैन की फैमिली पर लगाए गए थे। किंग यहाँ पर कहते हैं कि जो भी इस केस के अंदर मुजरिम होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसके साथ साथ उसकी 9th जनरेशन को सजा मिलेगी, जिससे तो क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन किंग इसी वक्त कहते हैं कि लेकिन अभी उस मुजरिम का कुछ भी पता नहीं चला है, इस वजह से मैं अभी कोई भी फैसला नहीं सुना सकता। इसके बाद जब प्रिंस और सैन बाहर की तरफ जा रहे थे, अभी सैन आगे की तरफ जाती है और प्रिंस पीछे ही खड़ा रह जाता है। इस वजह से सैन वापस उसके करीब आती है और उसे देखने लग जाती है करीब आकर कि आखिर उसे हो क्या रहा है, और हम प्रिंस को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था सैन के पास होने की वजह से। वही हम क्वीन को देख पाते हैं जिसे अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब जब सैन प्रिंस के साथ एक जगह से जा रही थी तभी सामने से मियाओ आ जाती है और वो सैन से बात करना चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन प्रिंस यहाँ पर सैन को रोक लेता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है। इस वजह से यहाँ पर सैन अपने मन के अंदर ही कहने लगती है कि मैं यहाँ पर ये क्या कर रही हूँ, एक तरफ एक लड़की मुझे पसंद करती है और दूसरी तरफ ये प्रिंस। लेकिन फिर सैन मियाओ से कहती है कि
मैं अभी प्रिंस की मदद करना चाहती हूँ, इस वजह से आपके साथ नहीं आ सकती। इस वजह से प्रिंसेस मियाओ को थोड़ा सा बुरा भी लगता है। जो चीज असिस्टेंट भी देख पाता है और सोचता है कि हमेशा प्रिंस ने मिस क्याओ के साथ शादी करने से मना कर दिया है, जिसका मतलब तो यही है कि उन्हें लड़कों के अंदर इंटरेस्ट है। इस वजह से जब प्रिंस अकेला होता है तो असिस्टेंट उसके पास जाकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे तो प्रिंस उसे एक थप्पड़ मार के दूर कर देता है। रात को जब असिस्टेंट प्रिंस को ये खबर दे रहा था कि क्वीन अभी भी अपनी कुछ न कुछ चालें चल रही है और वो कुछ न कुछ करने वाली है, कि तभी यहाँ पर सैन प्रिंस के लिए सूप लेकर आई थी। और तभी प्रिंस भी सैन से कहता है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर रही हो, जिसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और वो सैन को एक बैच देता है, जिसकी मदद से वो अपनी फैमिली से काल कोठरी के अंदर मिलने जा सकती थी। हम सैन की फैमिली को देख पाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बुरे हालात में थी काल कोठरी के अंदर। जैसे सैन अपनी फैमिली के पास जाती है, उसकी फैमिली तो उससे कहने लग जाती कि तुम हमसे मिलने के लिए क्यों आ गई, तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। अब सैन यहाँ पर अपनी फैमिली से मिल ही रही थी, तब यहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो आते के साथ ही सैन की फैमिली से कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा यहाँ से जाना नहीं चाहता तो तुम उसे जाने को क्यों कह रहे हो, इतने तो हम ही अपना कुछ काम कर लेते हैं, हमारा बेटा तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये खबर प्रिंस के पास भी पहुंच जाती है कि सैन को काल कोठरी के अंदर कोई तो परेशान करने के लिए आ गया है। इस वजह से जल्दी से प्रिंस काल कोठरी के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही प्रिंस की काल कोठरी के अंदर एंट्री होती है तो सैन तो उसे देखती रह जाती है। प्रिंस उस बंदे से कहता है जो कि सैन को टच करने वाला था, क्या तुम अब भी सैन को टच करना चाहते हो? तो वो बंदा तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी असिस्टेंट उसे एक थप्पड़ मारकर नीचे बुड़का देता है। इसके बाद सैन अपनी फैमिली के पास जाती है और उनकी जो चोट थी उस पर मेडिसिन भी लगाती है और उनसे काफी टाइम बाद काफी अच्छे से बात भी करती है। इसके बाद जब सैन और प्रिंस एक साथ वापस जा रहे थे तो प्रिंस सैन से कह रहा था कि जल्दी तुम्हारी फैमिली काल कोठरी से आजाद हो जाएगी, इस वजह से तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कि तभी प्रिंस की तबीयत बिगड़ने लग जाती है, लेकिन सैन उसे एक इंजेक्शन लगाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो बेहोश होता है सैन उसका चेहरा पकड़कर उसकी तरफ देखने लग जाती है। वो उसे काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। इस वजह से जैसी गाड़ी रुकती है वो तो फटाफट से उतरकर वहाँ से अंदर भाग जाती है। जब असिस्टेंट प्रिंस के पास आता है तो वो दोनों को इस तरह से देखकर कुछ और ही सोचने लग जाता है, लेकिन प्रिंस तो उसे मारकर अंदर चला जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर मियाओ की मॉम ने प्रिंस को अपने पास बुलाया था, साथ ही वहाँ पर सैन भी आई हुई थी। और जैसे मियाओ सैन को देखती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस वजह से वो सैन को अकेले में बुलाती है और उससे कहती है कि तुमने राज्य में रहकर काफी अच्छे काम करे, इस वजह से मैं तुम्हें एक नोबेल देना चाहती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन सैन तो मियाओ की मॉम से कहती है कि मैंने अभी तक अपने मॉम एंड डैड को काल कोठरी से बाहर नहीं निकाला, इस वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वो एक लड़के की तरह ये बोलती है। इसके बाद जब सैन प्रिंस के साथ बाहर से जा रही थी अभी प्रिंसेस मियाओ भी उनके पीछे पीछे आ जाती है और वो आते के साथ ही सैन से कहती है कि क्या तुम मुझे एक भी मौका नहीं देना चाहती? लेकिन सैन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वैसे भी अभी तुम्हारी प्रिंस के साथ शादी होने तो वाली है ना, तुम्हें खुश होना चाहिए। जिससे प्रिंसेस मियाओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है सैन प्रिंस से कहने लग जाती कि तुम्हें प्रिंसेस मियाओ को रोकना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। लेकिन प्रिंस तो उल्टा प्रिंसेस मियाओ के यहाँ से जाते के साथ ही सैन के काफी ज्यादा क्लोज आकर कहता है कि तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे प्रिंस लगभग सैन को किस करने ही वाला है, लेकिन वो उसके इतने ज्यादा क्लोज आकर वापस से दूर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सैन तो कहती है कि ये काफी ज्यादा बेकार इंसान है। रात को सैन और प्रिंस एक जगह पर आए हुए होते हैं जहाँ पर कुछ तो सेलिब्रेशन होने वाला था, और यहाँ पर दूसरे राज्य से एक और प्रिंस आ रखा था जो कि अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि जिस सामने प्रिंस बैठा हुआ है द सेवंथ प्रिंस, ये मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। हमें पता चलता है कि ये तो मैजेस्टी का बर्थडे था, इसलिए सभी लोग यहाँ पर आ रखे थे, साथ ही वो इविल क्वीन भी। अब यहाँ पर मैजेस्टी को कुछ गिफ्ट भी दिया जाना था, इस वजह से दूसरे राज्य का जो प्रिंस था वो खड़ा होता है और वो किंग के लिए कुछ तो बहुत ही ज्यादा यूनिक गिफ्ट लेकर आया था। अब जैसे ही प्रिंस यंग खड़ा होता है तभी क्वीन खड़ी होकर उससे कहने लग जाती कि पहले तो तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर अपने साथ एक मुजरिम को लेकर आए हो, इस वजह से तुम्हें इस बर्थडे पार्टी से निकल जाना चाहिए।
दरअसल क्वीन का कहना था कि हुआनमू फैमिली ने काफी ज्यादा बुरे काम करे तो फिर उनका बेटा इसे आजाद कैसे घूम सकता है। यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए थे जो कि क्वीन का साथ देने लग जाते और कहने लग जाते कि इस लड़के को जल्दी से जल्दी इसकी फैमिली के साथ कालकोठरी के अंदर डाल देना चाहिए। लेकिन प्रिंस अपने डैड से कहता है कि अभी तक असली मुजरिम का पता नहीं चला है, इस वजह से आपने ही तो कहा था कि आप हमें थोड़ा वक्त देंगे। और तभी मैजेस्टी यानी किंग भी सभी से कहते हैं कि सैन ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है, इस वजह से मैं उसे एक मौका तो देना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर में वापस से पार्टी कंटिन्यू होती है और प्रिंस के लिए कुछ खाना आता है। जैसे ही वो उस खाने को खाता है तभी उसके अंदर वही पॉइजन ट्रिगर हो जाता है और उसका असर तेजी से बढ़ने लग जाता है। लेकिन सैन कैसे तो चालाकी से एक इंजेक्शन उसे लगा देती है, लेकिन वो जानती थी कि इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। दरअसल ये सब क्वीन ने किया था। अब प्रिंस तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, इस वजह से सैन उसे फटाफट से अपने साथ ले जाती है वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो तो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इस वजह से सैन को उसके क्लोज जाना पड़ता है और दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाते हैं और काफी पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। जिसके वो तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें वो गाड़ी बाहर से दिखाई जाती है जो कि बहुत तेजी से हिल रही थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब असिस्टेंट सैन को अपने साथ प्रिंस से मिलाने के लिए लेकर जाता है तो प्रिंस तो उसे गेट के बाहर से कह देता है कि मैं अभी उससे मिलना नहीं चाहता, जिससे तो सैन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और असिस्टेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर दोनों एक दूसरे से इस तरीके से रूडली बिहेव क्यों कर रहे हैं। इसके बाद प्रिंस असिस्टेंट के साथ बाहर की तरफ भी जाता है जहाँ पर सैन बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही सैन उसे देखती है वो तो वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है। लेकिन रात को जब सैन अकेली थी तभी उसके पास ब्लैक कपड़ों के अंदर कुछ बंदे आते हैं जो कि उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन तभी प्रिंस और असिस्टेंट यहाँ पर आकर उन बंदों से लड़ने लग जाते हैं और प्रिंस कैसे तो सैन को बचा लेता है। यहाँ पर हम सैन के कुछ फ्लैशबैक्स देख पाते हैं। वो सोचती है किस तरीके से जब भी वो मुसीबत में थी प्रिंस उसकी मदद के लिए आ गया था और आज भी उसने प्रिंस से बात तक नहीं करी, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद के लिए आ गया। इसी के साथ हम दूसरे राज्य के प्रिंस को देख पाते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि अभी वो बंदे जिन्हें हमने भेजा था वो अपने काम में नाकामयाब रहे, वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए, यानी कि सैन को खत्म नहीं कर पाए, जिससे इस वाले इविल प्रिंस को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और वहीं मॉर्निंग तक सैन प्रिंस के साथ थी, वो दोनों हाथ पकड़ के ही सो चुके थे और तभी असिस्टेंट के आने पर प्रिंस की आंख खुल जाती है और तभी सैन की भी आंख खुल जाती है। और यहाँ पर असिस्टेंट कम्प्लीटली शॉक था कि कल तक तो ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते थे और आज दोनों एक दूसरे की आंखों में इतने प्यार से कैसे देख रहे हैं। अब असिस्टेंट को उस मुजरिम के जिसने इस महल के एक प्रिंस को खत्म किया था उसके खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं जो कि वो सीधा मैजेस्टी के पास लेकर आ जाते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर 3 लोगों को बुलाया जाता है जो कि उस व्यक्ति के साथ मिले हुए थे जिन्होंने उसे ये ऑर्डर दिया था। और तभी क्वीन को भी यहाँ पर बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम इन तीनों को जानती हो। तो क्वीन तो साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जो तीनों लोग यहाँ पर आए हुए थे वो तो साफ साफ कह देते कि क्वीन झूठ बोल रही है और वो तो उसकी सारी बातें यहाँ पर बताने लग जाते हैं, उसकी पोल खोलने लग जाते हैं, जिससे क्वीन तो मैजेस्टी को कहने लग जाती कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। वो ऐसे लड़खड़ा कर बोलती है तो मैजेस्टी को भी पता चल जाता है कि क्वीन ने इन तीनों को काम करने को दिया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर में क्वीन खुद ही अपनी सारी बातें मैजेस्टी को बताने लग जाती है कि किस तरीके से उसने ये सारे गलत काम करे। मैजेस्टी को गुस्सा आ जाता है, वो तो नीचे आकर उसे एक जोर से थपड़ा मारता है, जिसके बाद सैन की फैमिली को भी कालकोठरी से रिहा कर दिया जाता है, यानी कि आजाद कर दिया जाता है। इसके साथ ही जब सैन अपनी फैमिली के साथ जा रही थी तो उसकी फैमिली सैन से कह रही थी कि अब तुम अपनी पहचान इस राज्य के अंदर रिवील मत करना वरना तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, इस वजह से तुम्हें जल्दी से जल्दी इस राज्य को छोड़ देना चाहिए खुद ही। लेकिन हम सैन को देख पाते हैं वो तो लगातार प्रिंस के बारे में ही सोच रही थी, उसकी यादों में तो सिर्फ प्रिंस ही घूम रहा था, उसे उसके साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। इसलिए रात को सैन प्रिंस के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरे डैड ने कहा है कि अब मैं यहाँ पर ना रहूं, इस वजह से मैं उनकी बात मानकर यहाँ से जा रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने दो, मैं बस यही बताने तुम्हारे पास आया था। लेकिन प्रिंस तो खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं देता क्योंकि मैं अभी ठीक भी तो नहीं हुआ ना। लेकिन सैन कहती है कि नहीं नहीं तुम अब बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी बॉडी का सारा पॉइजन बाहर निकल चुका है। प्रिंस सैन से कहने लग जाता है कि तुम तो मेरी हमेशा हेल्प करते थे ना, तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरी हेल्प कौन करेगा। सैन यहाँ से जाने लगती है लेकिन प्रिंस उसे जाने देता जब ना वो तो पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे उसके कपड़े थोड़े से आगे की तरफ हो जाते हैं। तो प्रिंस को यहाँ पर पता चल जाता है कि सैन कोई लड़का नहीं है बल्कि वो एक लड़की है। सैन कहती है कि अब तो तुम्हें मुझसे काफी ज्यादा नफरत होगी क्योंकि मैंने झूठ बोला, लेकिन प्रिंस कहता है कि
मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, मैं अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सैन आगे कुछ बोलती उससे पहले ही प्रिंस तो उसे तुरंत ही काफी तेजी से किस करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे प्रिंस और सैन की फैमिली को आकर बता देते हैं कि दोनों को एक दूसरे की हकीकत पता है। प्रिंस सैन की फैमिली से बात करता है और उन्हें कहता है कि मुझे सैन की हकीकत पता है, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उसके साथ राज्य में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इसी के साथ असिस्टेंट प्रिंस के पास आता है और उससे कहता है कि सम्राट की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इस वजह से सभी को खबर चलना चाहिए। और जब वो वहाँ पर आते हैं तो हम वहाँ पर दूसरे राज्य के प्रिंस को भी देख पाते हैं। और वहाँ जो डॉक्टर आया हुआ था वो तो साफ साफ कह देता है कि मुझसे अब कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन सैन सम्राट की मदद करने के लिए उनके पास जाती है। लेकिन दूसरे राज्य का प्रिंस कहता है कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है, ये उसकी मदद क्या ही कर सकता है। लेकिन सैन सम्राट की हेल्प करने की कोशिश करती है और वो चीज करके वो दूर हट जाती है। लेकिन दूसरे राज्य का प्रिंस आकर सम्राट की सांसें देखता है और कहता है कि सम्राट की सांसें नहीं चल रही, इसने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन तभी सम्राट तो उठ जाते हैं, जिससे तो ये बंदा यानी कि दूसरे राज्य का इविल प्रिंस कम्प्लीटली शॉक था। दरअसल ये सब इविल प्रिंस का ही करना था, क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ का ये जो सम्राट है वो निपट जाए और वो इस राज्य के ऊपर कब्जा कर ले। इसके बाद रात को जब सैन और प्रिंस एक साथ बैठे हुए थे और खाना खाने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन खाना खाने से पहले वो एक दूसरे को खाते यानी कि किस करते। और इसी दौरान दूर से इन दोनों को कोई देख लेता है और ये खबर सीधा दूसरे राज्य के इविल प्रिंस के पास पहुंच जाती है। और इविल प्रिंस काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि अब जो क्राउन प्रिंस की पोस्ट है वो मुझे मिल जाएगी। अब तभी असिस्टेंट आकर प्रिंस से और सैन से कहता है कि तुम्हें इसी वक्त सम्राट ने अपने राज्य के अंदर बुलाया है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। दरअसल उन्हें सैन की सच्चाई का पता चल चुका था, इस वजह से सैन वहाँ पर आने के बाद सम्राट से कहती कि मैंने आपसे ये बात छुपाई, इस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। यहाँ पर वो इविल प्रिंस भी आ रखा था जो कि सम्राट के सामने काफी ज्यादा बन रहा था, इस वजह से प्रिंस तो उसे एक जोर से थप्पड़ मारकर चुप करा देता है। अभी यहाँ पर सम्राट अपने हाथ को सही से नहीं हिला पा रहे थे, अपने मुंह से सही से बात नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से सैन उन्हें एक मेडिसिन देती है जिसकी मदद से वो बिल्कुल ठीक महसूस करने लगते हैं और इस वजह से वो यहाँ पर सैन को माफ कर देते हैं। लेकिन इविल प्रिंस इतनी आसानी से चुप कैसे ही बैठ सकता था, कि लातों के भूत बातों से कैसे ही मान सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट डे हम इविल प्रिंस को देख पाते हैं जो कि अपने कुछ लोगों को भेजकर महल के अंदर सभी को मरवाने की कोशिश करता है और उसे ऐसा लगता है कि सब निपट भी चुके हैं। इस वजह से जैसे वो महल के अंदर आता है सभी वहाँ पर नौटंकी कर रहे थे, मरने का नाटक कर रहे थे, सभी को ये सोचकर कि सब निपट चुके हैं। वो तो तेजी से कह रहा था कि अब तो ये राज्य ये महल मेरा हुआ, लेकिन जैसे किंग उठते हैं उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। इसी के साथ यहाँ पर सैन और प्रिंस की शादी भी कर दी जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो से जरूर से कर देना।